जहां आज सबसे पहले आपको उस खबर से खबरदार करना है जिसके भविष्य में बड़े मायने खोजे जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में आज वो हुआ है जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। 20 साल से मुख्यमंत्री बनते आ रहे नीतीश कुमार ने पहली बार गृह विभाग छोड़ दिया है। अब की बार बिहार में गृह विभाग बीजेपी के पास आ गया है। प्रचार के दौरान जिन सम्राट चौधरी के लिए अमित शाह ने कहा था कि बड़ा आदमी बना देंगे, उन्हें वाकई बड़ा आदमी बना दिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अब सवाल है कि जिस तरह महाराष्ट्र में सीएम रहे शिंदे को डिप्टी सीएम बनाकर एक मॉडल दिया गया, क्या उसी तरह बिहार में बीजेपी ने नया मॉडल अब दे दिया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास गृह विभाग नहीं रहेगा। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ लिए 30 घंटे ही बीते, तब तक सवाल उठा कि अब की बार भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, लेकिन बिहार में क्या आपकी सरकार की फ्रंट सीट पर बीजेपी बैठी है। सवाल इसलिए क्योंकि 20 साल में पहली बार है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके पास अब की गृह विभाग नहीं है। अब की बार नीतीश कुमार की जगह बिहार का गृह विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास आ गया है। बिहार के इसी विभाग बंटवारे ने इस सवाल को मजबूत कर दिया, क्या ये बिहार में सरकार के भीतर फ्रंट सीट पर बीजेपी की होने की मुहर है, जहां सरकार चलाने की ड्राइविंग सीट बीजेपी से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास आ गई, जबकि बगल में जरूर अब नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री बैठे हैं। इस सवाल को समझिए क्यों। क्योंकि अब बिहार में कानून व्यवस्था की पूरी कमान नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के पास होगी। पूरा पुलिस विभाग यानी डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी सीधे सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेंगे। हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण बड़ी गिरफ्तारियों में अंतिम निर्णय सम्राट चौधरी का होगा। एसपी, डीआईजी, आईजी जैसे पदों पर किसको कहां रखना है, किसको हटाना है, फैसला सम्राट चौधरी करेंगे। मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव वाला फैसला सम्राट चौधरी के पास होगा। किस नेता या अधिकारी को कितनी सुरक्षा मिलेगी, ये फैसला भी अब नीतीश नहीं सम्राट चौधरी करेंगे। राज्य की खुफिया एजेंसी भी अब सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग होने के नाते रिपोर्ट करेगी। और इसी के बाद याद किया जाने लगा गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो सम्राट चौधरी का प्रचार करते हुए दिया गया। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे। जो कहा वही हुआ। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अब की गृह विभाग देकर समझिए ऐसा प्रमोशन मिल गया, जिससे साफ है कि जिस सुशासन वाली सरकार को अब तक आगे बढ़कर लीड नीतीश कुमार करते रहे, वहां अब सम्राट चौधरी को अहम जिम्मा मिला। क्यों का जवाब फिर समझिए। घुसपैठ का मुद्दा जो बीजेपी ने प्रमुखता से उठाया, उसको अब गृह विभाग होने के नाते सम्राट चौधरी ही मुकाबला करेंगे। लेकिन जैसे ही खबर आई, दूसरे सवाल उठने लगे। सवाल है कि जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बना दिया गया, वैसा न करके क्या बिहार में अब की नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाकर भी गृह विभाग बीजेपी के पास रखने से ये नया मॉडल आया है, जहां दूसरी बार से लेकर अब तक के नीतीश कुमार के सीएम कार्यकाल में विभाग पर गौर करें तो गृह विभाग ही इकलौता है जो पहली बार नीतीश के पास अब की नहीं है। बाकी मंत्रिमंडल, सचिवालय के अलावा सामान्य प्रशासन, निगरानी और निर्वाचन विभाग अब भी नीतीश कुमार के ही पास है। इसके अलावा वो विभाग भी नीतीश कुमार के पास रहेंगे जो किसी को आवंटित नहीं किए गए, लेकिन सबसे मजबूत गृह विभाग मुख्यमंत्री ने अब की बार छोड़ दिया है। गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग भाजपा के माननीय सम्राट चौधरी जी को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा विश्वास उन पर दिखाया है। निश्चित रूप से यह विश्वास जो पिछले टर्म में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने एक साथ मिलकर कदम डालकर बिहार का विकास किया, यह उसी समन्वय का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का चक्रव्यूह रच रही थी, जिस तरह का व्यू रचा था और जिस तरह से भूंजा पार्टी को माध्यम बनाया था, उसमें वो सफल हो गए। हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार इस बार चेहरा रहेंगे और सारा खेल भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे को सामने रख करके खेलने का कार्य करेगी। अब इस सियासी बहस में सवाल जवाब आगे और चलते रहेंगे।
जहां जेडीयू के पास वित्त विभाग जरूर है, लेकिन दावा यह भी कि दूसरे कई बड़े विभाग बीजेपी के पास गए हैं। तो क्या ये कहा जाए कि बिहार में सुशासन मॉडल की नई कमान सम्राट चौधरी के पास है? इस फैसले से बिहार में क्या क्या नया होगा, इसे हम अपने सहयोगी शशि भूषण से समझते हैं। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद अब कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो फैसला है वो ये कि सम्राट चौधरी अब बिहार के गृह मंत्री बन गए हैं। अब तक नीतीश कुमार ही गृह विभाग को संभालते रहे। पिछले 2 दशक में बिहार में सत्ता नीतीश कुमार किसी के साथ बैठकर बनाते रहे हों, लेकिन गृह विभाग उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। यह पहली दफे है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में गृह विभाग होगा। सम्राट चौधरी का कद अब मंत्रिमंडल में न केवल बड़ा हुआ है, बल्कि यह माना जा रहा है कि बीजेपी अब धीरे धीरे ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ रही है। इतना ही नहीं, जेडीयू के जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनकी संख्या भी बीजेपी के कोटे के मंत्रियों से कम है। बीजेपी इस बार सरकार के अंदर अपना रुतबा बढ़ाती दिख रही है। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों में सबसे कम विभागों के साथ इस बार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार ने अपने पास मंत्रिमंडल सचिवालय के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग और निर्वाचन के साथ साथ निगरानी विभाग रखा है। वित्त विभाग भले ही जेडीयू के पास गया हो, लेकिन गृह विभाग जिस तरह बीजेपी के पास आया है वो बता रहा है कि जिन सम्राट चौधरी को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की सियासत में उन्हें बड़ा आदमी बनाने की बात कही थी, वो अब बड़े आदमी बनते दिख रहे हैं। बिहार में सरकार की बागडोर भले ही नीतीश कुमार के हाथों में हो, लेकिन बिहार बीजेपी ने सम्राट को अब बड़ा आदमी बना दिया है। वर्तमान की चुनावी राजनीति से निकले भविष्य के एक चुनाव से जुड़े सियासी सवाल पर आपको खबरदार करते हैं, जहां यह सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति से निकले नतीजे का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? क्या मुस्लिम और यादव समीकरण पर अब तक विशेष जोर रखने वाले दलों के लिए दिक्कत बढ़ सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव वोट का बड़ा हिस्सा हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी के सामने ओवैसी और मायावती मिलकर मुस्लिम प्लस दलित वोट का समीकरण खड़ा कर सकते हैं? कोई अलायंस करे या ना करे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं दीवाना हूं, मैं मन चलाओ, मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके अपना काम करता हूं। मुझे कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी इंशाअल्लाह। मिनिस्टर आजम खान थे, लोगों को नौकरी दी, उसके ऊपर केस बुक हो गया, तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं किए? इतना बड़ा बड़ा रोड बनाए, हर काम बोलते मैंने किया, तो फिर आजम ने क्या किया था? आजम खान जेल में है और अखिलेश यादव बाहर कैसे? बताओ। तो मालूम हुआ कि सीबीआई, नरेंद्र मोदी की सीबीआई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। आजम खान फिर जेल में है। अखिलेश यादव अब 2027 के मैदान की तैयारी में जुट चुके हैं और ओवैसी बिहार की जीत के बाद यूपी में दम ठोकने की बात करने लगे। लेकिन क्या ओवैसी ऐसा गणित बना सकते हैं जो बिहार में आरजेडी कांग्रेस की तरह यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को नुकसान पहुंचा देगी? सवाल इसलिए क्योंकि ओवैसी इस वक्त बिहार में फिर से मुस्लिम बाहुल्य 5 सीट पर अपनी पार्टी को मिली जीत के बाद नई उड़ान भरना चाहते हैं। एक ऐसी उड़ान जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ अब तक मुस्लिम वोट की एक मुश्त ताकत पाने वाले विपक्षी दलों को चुनौती दे रहे हैं। अगर आप ये समझते कि मुझे गाली देके, मुझ पर पत्थर मारकर, मुझ पर उंगलियां उठाकर, मुझे कुछ बोलकर आपका गम हल्का हो जाता है, तो बी माई गेस्ट। सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले SIR की वजह से। कब तक पर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहाँ है। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है, तो वो जमाना खत्म होगा।
ये बयान बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अब राजनीतिक हवा में अपनी पतंग इस तरह ऊपर ले जाना चाहते हैं जिससे मुस्लिम वोट की हवा से अपनी सियासी पतंगे अब तक उड़ाने वाले दलों को कन्नी से काटा जा सके। लेकिन क्या ये संभव होगा? क्या उत्तर प्रदेश में बिहार जैसा खेला ओवैसी कर सकते हैं? इस सवाल की चर्चा बिहार के नतीजों के बाद ही तेज होने लगी, लेकिन ये जोर क्यों पकड़ रही है, इसकी वजह आज पहली बार देखिए। इस वक्त ओवैसी एक बार फिर बिहार के उसी हिस्से यानी सीमांचल में दौरा कर रहे हैं जहां से उनकी पार्टी ने 5 सीट जीती। ओवैसी बिहार के सीमांचल में जनता का शुक्रिया करने पहुंचे। लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। लाल किला यानी यहाँ लेफ्ट का वो गढ़ ढहा दिया गया जिसे लंबे वक्त तक आरजेडी के MY समीकरण से साधा जाता रहा। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में एक बार फिर 5 सीट जीतने वाले ओवैसी कहते हैं कि यहाँ से एक नए दौर का आगाज होगा। आप देखेंगे कि हमारी ये 5 विधायक रुकने असेंबली बिहार की विधानसभा के दरों दीवार को हिला के रख देंगे सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक नए दौर का आगाज होगा। बिहार में केवल 5 सीट जीतकर आखिर किस आधार पर नए दौर की बात ओवैसी कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 5 सीट ही नहीं जीती है, बल्कि 4 ऐसी भी सीटों पर उन्होंने गठबंधन को हराया है जिसमें गठबंधन से का जो अंतर है हार जीत का, उससे ज्यादा वोट MIM को मिला है। यही नहीं, 2 और सीट ऐसी रही जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे, यानी कि टॉप 2 में भी नहीं आए। तो 5 सीट MIM की, 4 जो गठबंधन का अंतर है उससे ज्यादा सीटों पर उससे ज्यादा इनके वोट आए, और 2 सीटों पर तो तीसरे नंबर पर चले गए गठबंधन और महागठबंधन और लेफ्ट के लोग। तो पूरे 11 सीटों पर असर डाला है असदुद्दीन ओवैसी ने। तो क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोटों की वजह से हुआ? ये सही है कि उन इलाकों में मुसलमानों के वोट ज्यादा हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित वोटों का भी फायदा उनको मिला है, क्योंकि बिहार में अनकहे तौर पर ही सही बसपा MIM के साथ खड़ी हुई है। सीमांचल की 24 सीट की अगर बात करें तो मुस्लिम आबादी 13% से 70% तक है, जबकि सीमांचल में दलित आबादी 10% है। तो क्या दलित और मुस्लिम वोट मिलाकर सीमांचल में ओवैसी के काम आया है? इस सवाल की वजह में भविष्य की सियासत का समीकरण भी छिपा हुआ है। इसलिए ये तस्वीर देखिए, ये सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव हैं, जो बिहार की रामगढ़ सीट से इस बार जीते हैं। जीतने के बाद ये लखनऊ में मायावती से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन BSP प्रमुख मायावती से मिलने पहुंचने से पहले बिहार में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर करिएगा। मीडिया से बातचीत में पीछे BSP और ओवैसी की पार्टी का झंडा साफ दिखता है, जबकि अब की बार बिहार में BSP ने ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं किया था। तो सवाल आता है कि क्या BSP को लगता है कि बिहार में उसका वोटर किसी और पार्टी के बजाय ओवैसी की पार्टी के साथ मेल रखता है? असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार चुनाव लड़ने गए तो उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार हुआ। वो घूमते रहे, आरजेडी के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन आरजेडी और महागठबंधन ने उन्हें भाव नहीं दिया। फिर उन्होंने छोटे छोटे गठबंधन बनाए और चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य को जोड़ने की कोशिश की, जो कि इनसिग्निफिकेंट हैं। लेकिन चुनाव के बीच में ही एक बयान MIM के प्रदेश अध्यक्ष का आया और उन्होंने कहा कि जहां जहां MIM नहीं लड़ रही वहां MIM के कार्यकर्ता BSP को जिताएं, उनके वोटर बसपा को वोट दें। और फिर क्या था, 5 सीटें MIM जीत गई, 1 सीट BSP। और जीत के बाद रामगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बसपा के जीते हुए विधायक ने MIM और बसपा के बैनर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो बिहार चुनाव से निकला जो ये आगाज है, क्या ये उत्तर प्रदेश तक आएगा? क्या ये गठबंधन अब 2027 में भी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, जब ओवैसी और मायावती एक हो सकते हैं? हालांकि मायावती ने किसी भी गठबंधन से इनकार किया है, लेकिन इस एक प्रयोग ने उत्तर प्रदेश में दिशा तो दे दी है।
उत्तर प्रदेश में दलित 21% हैं और मुस्लिम आबादी 19% है, यानी कुल वोट ये 40% होता है। एक ऐसा वोट बैंक है जिसका बड़ा हिस्सा अगर किसी दल या गठबंधन के पास जाए तो उसे फायदा होना तय है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ ओवैसी का गठबंधन भविष्य में हो सकता है? इसका जवाब अभी बीएसपी खुलकर नहीं देती है, लेकिन ओवैसी लगातार ये अखिलेश यादव को अब खबरदार करने लगे हैं। जब हर समाज का लीडर है तो मुस्लिम समाज का लीडर क्यों नहीं होगा? हर समाज का नेता है, क्यों नहीं होगा? आसिम नक्कार ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बोलो अखिलेश तुम मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर? अगर तुमको सत्ता मिलती है तो क्या तुम डिप्टी सीएम बनाओगे? नहीं बनाओगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। ये तय हो गया। मगर मुसलमान 19% में उससे कहेंगे कि तुम अभी रुक जाओ, बीजेपी को हराना है। अरे क्या बीजेपी को हम नहीं हरा सकते? तेजस्वी ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया तो ओवैसी ने इसी तरह का सवाल किया था। पूछा था कि अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम हो सकता है तो एक मुस्लिम क्यों नहीं? मल्ला समाज जो 3% की आबादी है और वो तेजस्वी के बाजू बैठकर कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे। मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? बिहार के नतीजों से साफ है कि जो मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा तेजस्वी ने लंबे वक्त से हासिल किया उसमें अब कमी आई। इसीलिए बिहार के नतीजे उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सियासत को खबरदार करने के लिए काफी हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 19.26% के करीब है और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में 137 मुस्लिम बाहुल्य हैं, जिनमें 47 सीट ऐसी जहां 30% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। और अगर सीमांचल की तरह यूपी में भी मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ओवैसी की तरफ थोड़ा भी जाता है तो यूपी में मुस्लिम वोट को लेकर होती राजनीति को झटका लगेगा। जहां एनडीए 85 मुस्लिम यादव बाहुल्य सीट में से 68 जीतने में कामयाब रहा है। मतलब जिस वोट बैंक से महागठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीद रही, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सब जीत का भरोसा रखते रहे, उसी मुस्लिम यादव वोट बैंक वाली सीट में केवल 12 सीट महागठबंधन जीत पाया, 5 सीट अन्य को चली गई। अगर केवल मुस्लिम वोट जहां ज्यादा है उनकी बात करें तो ऐसी 39 में से 26 सीट एनडीए बिहार में जीता, 8 सीट केवल महागठबंधन पाया और 5 अन्य, जिसका सीधा सीधा मतलब ओवैसी हैं। तेजस्वी और मुझ में फर्क ये है कि तेजस्वी के पिताजी मुख्यमंत्री भी थे, केंद्र के रेलवे मंत्री भी थे, तब भी तेजस्वी नहीं पढ़ पाया। मेरे वालिद एक एमपी थे, एमएलए थे, कॉर्पोरेटर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ यहाँ लंदन जाकर पढ़ो। मैं लंदन में पढ़ा, अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं थी। मैं 5 साल वापस नहीं आया। मैं लंदन की सड़कों पर काम किया, मैं लंदन की होटलों में काम किया, मैं लंदन के बैतुल खला को साफ किया, मैं अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में रात भर काम करता था और अल्लाह ने मुझे काबिल बनाया। मेरा ख्वाब क्या है? मेरा ख्वाब ये है कि सीमांचल में, बिहार में 90% मुसलमान 12th मुकम्मल नहीं करते, बल्कि 92%। मेरा ख्वाब यह है कि सीमांचल की हमारी बेटियां, हमारा बेटा 12th का एग्जाम मुकम्मल करे। उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की चुनौती यह है कि ओवैसी यूपी में भी मुस्लिम मतदाताओं को इसी तरह रिझाने को उतर रहे हैं। यूपी में मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगा सकते हैं,
मुस्लिम आबादी को एहसास करा सकते हैं कि जिन्हें तुमने वोट दिया उनसे धोखा मिला है। कोई उत्तर प्रदेश से आके बोल रहा, अरे ओवैसी यहाँ क्यों आया? सुन लो अखिलेश यादव, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने यादव भाई की कामयाबी के लिए आए हो। मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूँ, तो सीमांचल के एक एक बच्चे और बच्ची और बूढ़े के लिए आता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में भले वक्त हो, लेकिन सभी सियासी दल तैयारियों में जुट चुके हैं। 2017 के बाद से चुनाव दर चुनाव हाशिए पर गए मुस्लिम एक बार फिर से राजनीतिक दलों के एजेंडे में आ गए। इसका एक ताजा उदाहरण बीएसपी मुखिया मायावती की बैठक में देखने को मिला। मायावती ने न केवल मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की, बल्कि उनसे समर्थन की भी मांग की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी मुसलमानों को साधने में जुटे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती यह है कि अगर उनकी तरफ से मुस्लिमों को ज्यादा महत्व दिया जाता दिखा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी उठाना चाहेगी। इसीलिए सीमांचल में ओवैसी की जीत यूपी में लगातार मुस्लिम वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। और अब आपको बिहार के मंत्रिमंडल में परिवारवाद को लेकर उठते सवाल पर खबरदार करते हैं, जहां कल से सबसे ज्यादा सवाल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को सीधे मंत्री बना देने पर पूछा जा रहा है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर एक लंबी पोस्ट लिखी। सफाई देते हुए लिखा है कि परिवारवाद नहीं, ये उनकी विवशता है। कुशवाहा के मुताबिक पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए मंत्री पद घर में ही रखना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला कि जवाबदेही दी जाएगी, लोगों के लिए काम करना है, और काम करने के लिए उन्होंने बताया कि फिर शपथ लेना होगा और काम करना है। तो फिर उसके साथ साथ उन्होंने और भी कई बातें समझाई कि जनता के लिए काम करना है। पहले काम करने क्या काम मिल रहा है उससे पहले उन्होंने समझाया कि जनता को हमेशा अपना मालिक समझना है, जनसेवा को आगे रखना है, परिवार से भी आगे रखना पड़े तो रखना पड़ेगा। कहने और करने में फर्क होता है, ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने साबित कर दी। तभी तो बेटे को मंत्री पद का सरप्राइज गिफ्ट देते हुए जनता को सर्वोपरि परिवार से आगे रखने की अपनी सीख का मान नहीं रखा। जनता ने विधायकों को चुना, लेकिन दीपक के पिताजी ने अपने बेटे को मंत्री पद का प्रकाश दिला दिया। इलेक्टेड नहीं, आप सिलेक्टेड हैं। नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे पार्टी ने चुनाव किया है तो उसके लिए तो ठीक सही बात है, लेकिन नेता का फैसला है। क्यों फैसला लिया गया मेरे लिए तो ये तो आपको नेता बता पाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में बिल्कुल नए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। हकमारी तो हुई ना किसी न किसी की? नहीं, हकमारी हुई नहीं है। पार्टी ने जो भी सोच के फैसला लिया होगा तो उसके लिए क्यों फैसला लिया गया मेरे पक्ष में, इसके लिए आपको नेता बता पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा बेटे को कुछ भी कहे, लेकिन सवाल तो यही है कि पुत्र मुंह में वो क्या जनता का तिरस्कार नहीं कर रहे, जिसने बड़ी उम्मीदों से उनकी पार्टी के 4 विधायकों को विधानसभा भेजा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी शामिल है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मानो बहुत कुछ सियासत में अपने परिवार के लिए ही चाहते हैं। इसीलिए पुत्र मोह में जाने अनजाने परिवार को जनता से आगे कर बैठे, और जो बेटा विधायक एमएलसी अब तक नहीं है, उसका ओहदा जनता से चुने विधायकों से ऊपर कर दिया। पापा को बचपन से देखते आ रहे हैं काम करते हुए, तो एक झुकाव तो था, लेकिन इस तरीके का झुकाव नहीं था कि ज्वाइन करना है पॉलिटिक्स। सोचिए, राजनीति में इतनी रुचि नहीं थी तो दीपक प्रकाश सीधे मंत्री बन गए। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई नौजवान किसी परीक्षा में पास होने की इच्छा जताए और वो उसमें पास होकर काम भी करने लगी। असल जिंदगी में ये सब कुछ असंभव है, लेकिन अगर किसी के पिताजी की पार्टी हो तो बेटे को सीधे मंत्री बनाने का चमत्कार हो सकता है। पिताजी ने कहा था तो आपने कहा कि हाँ मंत्री हम बनेंगे, आपने ये बात कही थी कि पहले आपने ऐतराज जताया? नहीं, जैसे हम बताएं, फैसला सही गलत का फैसला लेना मेरा काम नहीं है, वो पिता का काम होता है, नेता का काम होता है। तो नेता ने फैसला लिया, अब सही है गलत है, चूंकि फैसला हुआ है पार्टी का, मेरे नेता और मेरे पिता का, तो उसमें हम हामी भरे। दीपक प्रकाश पर उपेंद्र कुशवाहा फैसला कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें परिवारवाद को लेकर हो रही अपनी आलोचना भी नहीं बहा रही। इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से जो सफाई पेश की वो अपने आप में गौर फरमाने लायक है। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि अगर आपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है तो जरा समझिए, मेरी विवशता को पार्टी के अस्तित्व और भविष्य को बनाए रखने के लिए मेरा ये कदम जरूरी नहीं, अपरिहार्य था। मैं तमाम कारणों का सार्वजनिक विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पार्टी के विलय जैसा भी अलोकप्रिय और एक तरह से लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था, जिसकी तीखी आलोचना बिहार भर में हुई। उस वक्त भी बड़े संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने सांसद विधायक सब बनाए, लोग जीते और निकल लिए। झोली खाली की खाली रही, शून्य पर पहुंच गए। दोबारा ऐसी स्थिति न आए, सोचना जरूरी था।
तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का अस्तित्व और भविष्य बचाने के लिए कदम उठाया, लेकिन सवाल ये कि क्या उन्हें अपनी पार्टी के विधायकों पर भरोसा नहीं या फिर इस वजह को बहाना बनाया जा रहा है। जो सवाल उठ रहे हैं जनता भी जानना चाहती है, ये सवाल तो उठेंगे। अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो आपके ऊपर भी 4 उंगली उठ रहे हैं। तो जो ये बातें कही जा रही थी, हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते थे, आज तो सब सामने है। असल में उपेंद्र कुशवाहा अपनी मजबूरी ये कह के बताना चाहते हैं कि 2014 में जब उनकी पार्टी के 3 सांसद बने और 2015 में 2 विधायक बने और बाद में एक एमएलसी भी बना, तो 2016 में एक सांसद की बगावत के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और 2019 में दूसरे सांसद ने पार्टी छोड़ दी। मई 2019 में उनके 2 विधायक और एक एमएलसी ने पाला बदल लिया, जेडीयू में चले गए। 2019 से 24 के लोकसभा चुनाव में और 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का खाता नहीं खुला। इस बार जब 4 विधायक जीते तो उन्हें मंत्री पद अपने बेटे को देने में भलाई दिखी, जो न विधायक न ही एमएलसी। आज की वो खबर जिसने चिंता बड़ी कर दी है। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस आज क्रैश हो गया। ये हादसा अल मक्तूम एयरपोर्ट पर हो रहे एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। इस हादसे में तेजस के पायलट की भी मौत हो गई। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। जिस तेजस विमान ने वायुसेना के तरंग शक्ति हवाई युद्धाभ्यास में सबकी वाहवाही बटोरी, जिस तेजस लड़ाकू विमान में 9 महीने पहले वायुसेना प्रमुख और सेना प्रमुख ने एक साथ मिलकर उड़ान भरी, वो तेजस विमान दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हो गया। जिस तेजस विमान को दुनिया भर में तारीफ मिली, जो भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है, उस तेजस को लेकर दुबई से आई इस दुखद खबर ने देश को परेशान कर दिया। दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश होने की इस तस्वीर को सारे देश ने देखा है। यह हादसा डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। सवाल है कि आखिर आसमान में उड़ते तेजस को क्या हुआ, वो जमीन पर आकर आग के गोले में बदल गया। अब आपके सामने 4 दिनों पहले तेजस की उड़ान भरने की तस्वीर है, जिसमें तेजस ने पूरी ताकत और शान के साथ अपनी उड़ान पूरी की। लेकिन 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि जिस तेजस ने सुरक्षित उड़ान भरी वो हादसे का शिकार हुआ। इसे उड़ा रहे फाइटर पायलट भी अपनी जान नहीं बचा पाए। यह हादसा दुबई के अल मक्तूम एयरपोर्ट पर आयोजित हो रहे एयर शो में होता है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:40 पर यह हादसा एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया। इस हादसे में तेजस के पायलट की भी मौत हुई। वहीं भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी। हमें कुछ पता नहीं चल रहा एक्चुअली क्या हुआ है, बट जो भी हुआ इट इज डेफिनेटली सम टेक्निकल मैलफंक्शन, और वो जो है इंक्वायरी रिपोर्ट इसको पूरी तरह से जांच करेगी और ये रिपोर्ट पेश करेगी कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। भारत के तेजस का हादसे का शिकार होना एक बड़ा झटका है। इसकी वजह हादसे की जगह को बताया जा रहा है। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमान का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, वायुसेना अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। 5 दिन के एयर शो का शुक्रवार को आखिरी दिन था, जो तेजस के क्रैश होने की दुखद खबर के साथ खत्म हुआ। कि जब कोई एयर शो होता है तो उसमें वही एरोबैटिक्स होते हैं जो युद्ध के मैदान में प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसको करने में हमारे पायलट सक्षम हैं। और किन कारणों की वजह से ये क्रैश हो गया, इन सब के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन हो चुका है, जैसा कि भारतीय वायुसेना ने अभी कहा है। और इन सब चीजों की जांच होगी। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि क्या वो कारण थे जिनकी वजह से ऐसा क्रैश हुआ। हादसे से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि तेजस फ्यूल लीक की समस्या से जूझ रहा था। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि तेजस का तेल रिसाव वाला वो वीडियो फर्जी है। भारतीय वायुसेना ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि वो इस कठिन समय में मृतक पायलट के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि तेजस क्यों क्रैश हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि तेजस अपने डेमो रूटीन के दौरान सामान्य उड़ान भर रहा था। अचानक उसकी ऊंचाई कम होने लगी, वो तेजी से नीचे गिरने लगा। तेजस भारत की आत्मनिर्भर तैयारी के लिए बहुत अहम है। इंजन आपूर्ति में देरी होने से इसके उत्पादन में देरी हुई, जिसे लेकर वायुसेना प्रमुख की तरफ से भी नाराजगी जताई गई थी। पिछले साल भारत में तेजस को वायुसेना प्रमुख के अलावा दुनिया के 4 बड़े देशों के एयर चीफ ने उड़ाया था, जिसमें फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल थे। 2 साल पहले भी ये दुबई एयर शो में शामिल हुआ था, लेकिन इस बार ये क्रैश क्यों हुआ? वायुसेना इसका जवाब जल्द से जल्द ढूंढना चाहेगी। वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान क्रैश होने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले पिछले साल राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हो गया था। तेजस का क्रैश होना भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि तेजस हमारी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत अहम है। साल 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इसके 18 साल बाद साल 2001 में तेजस ने पहली उड़ान भरी। साल 2015 में मार्क 1 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। 4 साल पहले 83 मार्क 1 ए जेट के लिए 48,000 करोड़ की डील हुई। साल 2030 तक 180 जेट बनाकर वायुसेना को देने हैं। इस तरह तेजस वायुसेना के लिए बहुत अहम है। दुश्मनों के खिलाफ भले ही राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक विमान हो, लेकिन भरोसे में वो तेजस का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर क्यों? जंग में भरोसा सबसे अहम होता है। यही वजह है कि वायुसेना तेजस को अपना मिस्टर भरोसेमंद बनाना चाहती है। यही वजह है कि इसके उत्पादन में होने वाली देरी पर वायुसेना प्रमुख खुलेआम नाराजगी जताते हैं। तेजस we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. भारत के लिए तेजस आत्मनिर्भरता का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्वदेशी रूप से विकसित इस हल्के लड़ाकू विमान से भारत की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तेजस स्वदेशी परियोजना है जो भारत की तकनीक क्षमता का प्रतीक है। ये 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। 6,500 किलोग्राम वजनी एक तेजस की कीमत 600 करोड़ रुपए है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 2,205 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर बात इसकी रेंज की करें तो ये एक बार में 3,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। जो कैटेगरी में है वो बहुत ही एक सक्षम जहाज है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। और जैसे कि मैं कह रहा था 20-25 साल से, ये 2001 से लगातार उड़ रहा है ये जहाज। भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए इसके 2 स्क्वाड्रन और कई 200-300 से ज्यादा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आने हैं। उसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है और भारतीय वायुसेना जो है इसके परफॉर्मेंस से बहुत ही संतुष्ट है। तेजस लड़ाकू विमान हवा, जमीन और समंदर से दुश्मन पर हमला कर सकता है, लेकिन तेजस की सबसे खास बात इसकी आत्मनिर्भरता है, मतलब स्वदेशी तकनीक है, जो इसे कई मायनों में युद्ध का मिस्टर भरोसेमंद बनाने की क्षमता रखती है। वायुसेना प्रमुख ने तेजस की राफेल से तुलना करते हुए इस बारे में बताया है कि ये मार्क 2 जो है, वो जो मार्क 2 हमारे को 7 साल बाद मिलने वाला है, वो मार्क 2 आज के रफेल, इफ आई कैन जस्ट कंपेयर, से बेहतर नहीं होगा। उस क्लास का होगा, किसी चीज में स्लाइटली बेटर, किसी चीज में स्लाइटली लेस, लेकिन वो हमारा अपना होगा। और कल को अगर कोई मेरे को नया वेपन डालना है उसमें we will be able to integrate that weapon because I have the technology with myself. When I say I means the Indian entities. तेजस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भारतीय वायुसेना ने अपनी जरूरत के हिसाब से हथियार लगा रखे हैं। तेजस में दुश्मन पर हमला करने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइल लगी है। वहीं जमीन पर निशाने लगाने के लिए आधुनिक लेजर गाइडेड बम इस लड़ाकू विमान में लगा है। भारत ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि तेजस स्वदेशी है। इसमें हथियार लगाने या हटाने के लिए हमें किसी दूसरे देश की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए वायुसेना इसे भरोसे के पैमाने पर बहुत अहमियत देती है। अत्याधुनिक
मिसाइल्स, बॉम्ब्स, जो भी आपके एयर टू एयर मिसाइल या एयर टू ग्राउंड मिसाइल, वो सारे जो है हमारे जो इंडिजिनस है वो कैरी कर सकती है। यहाँ तक कि इस पे ब्रह्मोस भी फिट करने की बात चल रही है। आगे चल के जो एडवांस्ड जो ब्रह्मोस एनजी की बात कर रहे हैं, वो भी तेजस के लिए डिजाइन किया जा रहा है। देश की 60 साल तक सेवा करने के बाद रूसी तकनीकी वाला लड़ाकू विमान MiG-21 रिटायर हो गया है। इस वजह से तेजस के उत्पादन में तेजी की ओर वायुसेना देख रही है। ऐसे वक्त में तेजस का क्रैश होना अच्छी खबर नहीं। हालांकि दुनिया भर के देशों की सेनाओं के लड़ाकू विमान क्रैश होते रहते हैं। इस तस्वीर को याद कीजिए, यह अमेरिका का सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 है। ये लड़ाकू विमान ऐसा खराब हुआ कि इसे सही करने में ब्रिटेन को पसीने आ गए। आखिर में इसे किसी तरह वापस ले जाया गया। अमेरिका का F-35 पिछले 17 सालों में 29 बार क्रैश हो चुका है। F-35 पहली बार 2013 में क्रैश हुआ और आखिरी बार इसी साल इसके क्रैश होने की तस्वीर आई। राफेल भी पिछले पौने 2 साल में 2 बार क्रैश हो चुका है। लड़ाकू विमान ट्रेनिंग के दौरान क्रैश होते रहते हैं। इसके बाद इन्हें बनाने वाली कंपनियां और सेनाएं इसमें बदलाव करते हैं। इसीलिए तेजस का क्रैश होना वाकई में तकलीफदेह है। लेकिन आगे ऐसा ना हो, इसके लिए वायुसेना को इस हादसे से सबक लेना होगा। आपको वो खबर दिखाते हैं जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि MP क्यों अजब है, जहां आगर मालवा जिले में आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी और साफ पानी के लिए RO खरीद कर बांटा, लेकिन वो बच्चों के किसी काम का नहीं, क्योंकि उन केंद्र पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, लेकिन बिजली गुल क्या करें। ये हाल मध्य प्रदेश का है, जहां अगर मालवा जिले के आंगनबाड़ी में कहने को सरकारी पैसे से स्मार्ट टीवी बच्चों के लिए भेजा गया, लेकिन बच्चे केवल डिब्बा बंद टीवी ही देख सकते हैं। वजह आंगनबाड़ी में बिजली ही नहीं। मतलब साफ है, टीवी स्मार्ट बट गए, लेकिन सरकारी विभाग स्मार्ट हो नहीं पाए। लिहाजा टीवी और RO दोनों सिर्फ सफेद हाथ ही बनकर पड़े हैं। सर, लाइट का कनेक्शन आंगनवाड़ी तक तो है, पर वो बाहर से कनेक्शन नहीं किया अभी तक। आंगनवाड़ी में कनेक्शन नहीं है लाइट का। और ये टीवी, वाटर फिल्टर, ये सभी चीज़ें आई हुई है, पर जब तक लाइट की व्यवस्था नहीं होगा, जब तक हम बच्चे को कैसे दिखा सकते हैं सर। मीटर लगा है क्या आपका? मीटर भी नहीं लगा है सर, पर बिल तो आता है। और ऐसी कारस्तानी एक आंगनवाड़ी की नहीं है। आगर मालवा जिले के इस दूसरे केंद्र का हाल देखिए। जमीन पर बोरे वाली चटाई बिछाकर बैठे बच्चे और इनके सामने सिवाय डिब्बे से निकालकर स्मार्ट टीवी को रखा तो गया, लेकिन ये भी डिब्बा ही है। वजह वही टीवी बटा, बिजली कनेक्शन अब तक नहीं पहुंचा। लिहाजा टीवी का दूर से दर्शन करा के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खुद टीवी स्टाइल में सिखा रहे हैं। सूंड हिलाकर कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। सर, लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे, लाइट ही नहीं है यहाँ पे, मीटर कनेक्शन भी नहीं है और गर्मी में बहुत परेशानी है सर। बच्चा उन बैठे तो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाए। लाइट की कनेक्शन अभी तक नहीं है, लाइट ही नहीं आई। तो मीटर लगा है क्या आपने? नहीं लगा है सर मीटर। और कनेक्शन भी नहीं है सर। अब बिजली ना हमारा स्मार्ट टीवी मिली, बच्चों को दिखाने के लिए, उनको इसी सी गतिविधि के लिए मिली। अब इसी सी गतिविधि कैसे कराए सर? अभी हमारे पास लाइट कनेक्शन ही नहीं है, तो हम टीवी कैसे चालू करें और कैसे इसी सी गतिविधि करवाए बच्चे को। अब तीसरी आंगनवाड़ी को देखिए। बच्चे हैं, लेकिन जिन बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी इस मकसद से भेजा जाता है कि इन्हें और नए तरीके से सिखाया, पढ़ाया, बढ़ाया जा सकेगा। नतीजा ढाक के 3 पात, बिजली कनेक्शन है नहीं। वहाँ चाहे टीवी स्मार्ट भेज लीजिए, होगा कुछ नहीं। क्योंकि बच्चों को गर्मी में परेशानी होती है सर। और ये टीवी रखी और ये सब सामान रखा है जो लाइट का, वो सर लाइट बिना कैसे काम हाँ। तो ये टीवी जो आपकी है, लाइट नहीं है तो चला ही नहीं सकते आप। लाइट है तो नहीं टीवी चल सके और नहीं ये RO चल सके बिना लाइट के। अब सवाल है कि आखिर बिजली का कनेक्शन गया कहाँ? तो वजह है सरकारी विभागों की आपसी लड़ाई। सरकार की सुविधाओं को पलीता लगाती विभागों की अनदेखी का खामियाजा अब छोटे छोटे बच्चों को उठाना पड़ रहा है। शुद्ध पानी का यंत्र और स्मार्ट टीवी तो आंगनवाड़ियों में आ गए हैं, मगर काम नहीं आ रहे हैं, बल्कि वहां पर धूल खा रहे हैं। आंगनवाड़ियों में न मीटर है और न ही बिजली है। ऐसे में बच्चों का उज्जवल भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। दावा है बिजली विभाग कई आंगनवाड़ी पर बिजली का बिल बकाया होने का दावा करता है। वहीं परियोजना अधिकारी दावा करती हैं कि जब कई जगह कनेक्शन ही नहीं, न ही मीटर, तो बिल कैसे बिजली का आ सकता है।
लेकिन सत्यापन में ये पाया है कि जब वहाँ पर मीटर है नहीं, इंस्टॉलेशन अभी हुआ नहीं है, इसलिए बिल भुगतान की व्यवस्था तो अभी हो नहीं पाएगी और शीघ्र ही जितनी जल्दी वो हमें मीटर की सुविधा वहाँ इंस्टॉल करके प्रोवाइड करवा देंगे। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सारे जो साधन उपलब्ध कराए गए हैं ये सुचारू रूप से काम करने लगेंगे। फिर अगर मान लीजिए कनेक्शन नहीं है तो बिल कैसे आएगा? शायद कुछ रिकॉर्ड संबंधी कोई मिस्टेक है। हमारे यहाँ तो सत्यापन में बिल और बिल का कोई सवाल ही प्रश्न नहीं होता जब मीटर नहीं लगाया गया। आंगनबाड़ी जितने भी केंद्र हैं तो उनके लिए हमारा विभाग बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि सभी को सुचारू विद्युत व्यवस्था देना है और हमारे विभाग की तरफ से विद्युत कनेक्शन प्रोवाइड भी किए गए हैं। लेकिन कुछ लोकल लेवल पे कुछ कारण से जैसे कहीं केबल जल गई है या लग नहीं पाई है या कहीं मीटर जल गया है लग नहीं पाया है, तो उस संबंध में मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि महिला बाल विकास की तरफ से एक ऑफिसर और हमारे विभाग की तरफ से एक ऑफिसर नियुक्त हो जाए, ज्वाइंट सर्वे करके, और जो भी समस्याएं हैं तो जो भी उसमें समस्या के बिंदु बार आएंगे तो उसको मिलाकर अतिशीघ्र करवा लेंगे। मतलब एक विभाग कहता है बिजली का बिल पहले भरो, दूसरा विभाग कहता है पहले बिजली का कनेक्शन जोड़ो। दो विभाग की चक्की में बच्चों के स्मार्ट टीवी से पढ़ने सीखने के सपने पिसे जा रहे हैं। प्रमोद कारपेंटर, आगरा मालवा, आज तक।